नमस्कार। लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि जुडिशरी अपनी इंटरप्रिटेशन देती है और जुडिशरी कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशन देती रहे जिससे स्टेबिलिटी, स्थायित्व बना रहे। और इसी स्टेबिलिटी में जो इंडिया के बीच में एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी, एक ऐसा विषय बना हुआ था जो सेटल कई सालों से नहीं हो पाया था, अल्टीमेटली उसको सेटल डाउन कर दिया गया है। हम इसको देखते हैं आर्टिकल 370 के विषय के रूप में। आर्टिकल 370 हम जानते हैं कि सबसे बड़ी जो पार्टी है इस समय जो देश में भी सरकार चला रही है, उनका बहुत बड़ा इशू रहा था कि हम एब्रोगेशन ऑफ 370 करेंगे। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के खेल थे, और जब पक्ष और विपक्ष दोनों के खेल थे 2019 में एक ऑर्डर आया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 370 को वहां से रिमूव कर दिया गया। ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था, पूरा का प्रोसेस पार्लियामेंट के थ्रू चला। लेकिन फिर भी अगर कोई थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन था तो सुप्रीम कोर्ट को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है कि आप मुझको नरेट और एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि मेरा जो फाइनल नरेशन और एक्सप्लेनेशन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा। विषय गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को देखा और समझा, और वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आया वो आया सोवरेनिटी का अर्थात संप्रभुता का। और उसी विषय के परिप्रेक्ष्य में आज हम इस विषय को देखने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास 3 अपडेट है। एक करंट अफेयर्स का इशू है और लेटेस्ट इस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया है। अब देखते हैं इसको क्या करना, हम लोग किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। तो पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के पास गए और पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करा। उन्होंने अपना एक मन की भावना रखी अपनी कि हो सकता है कुछ हो जाए लास्ट रिजॉर्ट पर। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जम्मू एंड कश्मीर रिटेन एन एलिमेंट ऑफ द सोवरेनिटी व्हेन इट जॉइंड द इंडियन यूनियन इन 1947। ओके, इंडियन यूनियन, ये इंडियन यूनियन हम टर्मिनोलॉजी हमको मिलती है आर्टिकल 01 में, और यहीं पर हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है टेरिटरी ऑफ इंडिया का। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपका होमवर्क है। आप बताइए कमेंट करके टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है। अगर तो डिफरेंस है तो कोई एक बड़ी और कोई दूसरी छोटी यूनिट हो सकती है क्या। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, वो कह रहे हैं कि जब ज्वाइन करा था तो एलिमेंट ऑफ द सोवरेनिटी व्हेन इट जॉइंड द इंडियन यूनियन रिटेन एन एलिमेंट ऑफ सोवरेनिटी। अब इस सोवरेनिटी को देख लेते हैं। हमने जब डिस्कस कराया था कि व्हाट कुड बी द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल डेफिनेशन, हमको पता था कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन हमको आर्टिकल 12 में मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगर इसकी पॉलिटिकल डेफिनेशन में जाते हैं, किसी भी स्टेट के पॉलिटिकल डेफिनेशन में अगर हम जाते हैं तो उस पॉलिटिकल डेफिनेशन में हमको 4 एलिमेंट उसके पर्सपेक्टिव में देखने को मिलते हैं। उन 4 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट होता है सोवरेनिटी। देखिए वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो उन 4 एलिमेंट्स में से एक होता है लैंड अर्थात भूमि का पोर्शन, एक होता है पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या, एक होती है गवर्नमेंट अर्थात सरकार, और चौथी आती है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी अर्थात संप्रभुता, सोवरेनिटी अर्थात संप्रभुता, ठीक है, सोवरेनिटी अर्थात संप्रभुता। अब ये संप्रभुता जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। संप्रभुता 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। होम मिनिस्टर अमित शाह का स्टेटमेंट आ गया 2026 तक हम इंडिया को नक्सल फ्री करेंगे। ये इंटरनल सोवरेनिटी वायलेशन का केस था। कौन, जो नक्सली आते हैं भारत सरकार पर आक्रमण करते हैं, भारत के ही लोगों को मारते हैं और फिर कहीं जाकर छुप जाते हैं, उनको पता नहीं लगता है। उनको कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा एक विशेष तंत्र व्यवस्था के अंतर्गत, सिस्टम के अंतर्गत उनको अभी तक पाला गया था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहती है हम 2026 तक इंडिया को नक्सलाइट मूवमेंट फ्री करेंगे। तो जब वो नक्सलाइट मूवमेंट फ्री की बात करते तो एक्चुअली ये जितने भी अटैक्स वगैरह कर रहे थे ना इंडिया के ऊपर, सारे के सारे वो इंटरनल सोवरेनिटी कॉन्फ्लिक्ट और वायलेशन का इशू निकल कर रहा था। इस बात को कुछ ऐसे समझ लीजिए। सोवरेनिटी को हम कैसे समझेंगे, तो सोवरेनिटी को हम ऐसे समझ लेते हैं कि आपका घर है, मेरा घर है, और मेरे घर पर कोई व्यक्ति आया, गेट पर आया और उस व्यक्ति ने गेट खटखटाया, कोई अनजान व्यक्ति गेट पर आया, द्वार पर आया और उस व्यक्ति ने द्वार खटखटाया। तो मेरे घर में से या तो मैं या कोई और सदस्य, वो पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं, तो उस महिला सदस्य ने या पुरुष सदस्य ने उनसे, उस व्यक्ति ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम आपको जानते नहीं है। जब हम आपको जानते नहीं तो वो ऑब्वियसली ये कहेंगे नहीं कि आप अंदर आइए। या हो सकता है कोई किसी व्यक्ति को जानता हो लेकिन घर में इस समय कोई पुरुष सदस्य नहीं है, तो महिला सदस्य उनसे ये कहेंगी कि अभी वो घर पर नहीं है, इसलिए जब वो आ जाए तब आप आ जाना। या वो उनसे ये भी ना कहें, वो कहते कि अभी वो घर पर नहीं, तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो कहेगा ठीक है मैं अभी घर में नहीं आता हूँ, जब भाई साहब आएंगे या वो व्यक्ति जिनसे मेरा परिचय वो आएंगे मैं तब घर में आता हूँ। लेकिन इसके विपरीत
कोई एक अनजान व्यक्ति आपके द्वार पर आता है, वो नॉक करे या ना करे, और वो आपके घर में आकर बैठ जाता है। जब वो आपके घर में आके बैठ जाएगा और उसने आपने उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, या तो उसको थप्पड़ मार के बाहर निकाला नहीं, या किसी कारण से उसको घर के बाहर करा नहीं, फिर चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, एनी हाउ आपको उसको घर से बाहर निकालना है, आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो आपके घर की आंतरिक संप्रभुता वायलेट हो गई है, विच्छेदित हो गई है। और अगर आपके घर की आंतरिक संप्रभुता वायलेट हो गई है और ये बात जब आपके समाज को पता लगेगी तो बोलेगी ये बेकार आदमी, ऐसे घर में कुछ नहीं होता, ऐसे हमें अनजान लोग ऐसे आते जाते रहते हैं। तो क्या होगा, इंटरनल सोवरेनिटी जब आपकी ब्रेक होगी तो एक्सटर्नल सोवरेनिटी यानी कि आपकी सामाजिक संप्रभुता भी वायलेट हो जाएगी। अब इसको देश के अंदर समझ लेते हैं। तो देश के अंदर आतंकवादी आए, अगर मिलिट्री ने उसको नहीं मारा तो पूरे विश्व में बात आ जाएगी कि भारत में संप्रभुता नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो पिटिशनर ये कह रहे थे कि उसने अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करते हैं, यानी कि वो कह रहे थे कि जब जम्मू एंड कश्मीर का विलय भारत में हो रहा है 1947 में, तो उस समय जब जम्मू एंड कश्मीर भारत में मिल रहा है तो जम्मू एंड कश्मीर ने शायद ये कंडीशन लगाई थी कि हम अपनी संप्रभुता को मेंटेन करेंगे, अर्थात हम एक सेपरेट यूनिट के रूप में आपके साथ विलय कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसे बोला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जम्मू एंड कश्मीर के रेस्पेक्टिव में इसे बोला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को देखा। तो ध्यान रखिए, सोवरेनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर आपकी इंटरनल सोवरेनिटी मेंटेन नहीं है तो आपकी एक्सटर्नल सोवरेनिटी भी नहीं बचेगी। ओसामा बिन लादेन को आके अमेरिका ने पाकिस्तान में मार दिया और पाकिस्तान ने उसको रिटेलिएट नहीं करा था, इसलिए अब पाकिस्तान को कोई भी वैश्विक समुदाय में उसकी सोवरेनिटी के विषय में नहीं पूछता है। लेकिन भारत में जब स्ट्राइक करी, वो बालाकोट, वो उरी की स्ट्राइक हो या बालाकोट की स्ट्राइक हो, और इंडिया ने जब उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करी या एयर स्ट्राइक करी, तो उसने अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करा, दूसरे देश में घुस के वही मारा जहां से वो आतंकवादी निकल कर आ रहे थे। तो भारत ने अपनी संप्रभुता को मेंटेन करा। अब जब उसने अपनी संप्रभुता को मेंटेन करा तो देखिए उसकी एक्सटर्नल सोवरेनिटी कैसे काम करती है। विश्व में कहीं भी युद्ध चल रहा हो, अगर भारत का एयरक्राफ्ट वहां पे पहुंच गया, बोलता है हमें अपने नागरिकों को निकालना है, तो यूक्रेन हो, रशिया हो, इजराइल हो, ये सारे के सारे अपने युद्ध को उस समय के लिए रोक देते हैं, क्योंकि भारत के लोग उस क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं। ये होती है संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता। इसी संप्रभुता के क्लॉज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का पिटिशनर गए, तो उन्होंने फिर आर्गुमेंट करा, दिस अरेंजमेंट वाज डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द रिलेशनशिप विद द अदर प्रिंसली स्टेट दैट मर्ज्ड विद इंडिया। और वो कहते हैं क्योंकि उसने अपनी इंटरनल सोवरेनिटी को मेंटेन करा है, इसलिए ये जो व्यवस्था थी, ये दूसरे राज्य जो भारत में आके मिले हैं उनसे थोड़ा विभेद में थी, उनसे थोड़ा अंतर के साथ थी। अब इसके कुछ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले। तो जब ये सारी बात रख दी इन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो, erstwhile यद्यपि जम्मू एंड कश्मीर डिड नॉट हैव इंटरनल सोवरेनिटी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर की संप्रभुता दूसरे राज्यों से अलग नहीं थी। ये बात किसने कह दी? सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, डिड नॉट हैव इंटरनल सोवरेनिटी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेट आफ्टर इट बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। जब ये भारत का पार्ट बन गया, यानी कि इसकी संप्रभुता भी दूसरे राज्यों के समान ही उस समय वहां पर रहती है। To exercise the presidential power to issue the constitutional order abrogating the Article 370 of the Constitution is valid, और इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नहीं, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया 2029 में वो अपने आप में वैलिड था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जो स्टेट से कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करा गया और आर्टिकल 360 को एब्रोगेट करा गया, वो अपने आप में एक वैलिड स्टेट था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर वाज नेवर इंटेंडेड टू बी परमानेंट बॉडी। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि वो अपने आप में एक परमानेंट इंटेंडेड बॉडी नहीं थी। उसका मंतव्य ये नहीं था कि वो अपने आप में एक स्थायी संस्था है। आर्टिकल 370 वाज अ टेम्परेरी प्रोविजन, और इस बेस पर आर्टिकल 370 अपने आप में एक अस्थायी व्यवस्था थी। सोवरेनिटी के बेस पर ही वो कहते हैं कि सोवरेनिटी नहीं दूसरे राज्यों के समान ही थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर को दी गई थी वो अपने आप में परमानेंट नहीं थी। जब वो परमानेंट नहीं है तो सोवरेनिटी कैसे परमानेंट हो जाएगी? इसलिए 370 का नेचर भी, बेसिक नेचर भी अपने आप में अस्थायी था, नॉन परमानेंट नेचर का था। क्रिएशन ऑफ द यूटी ऑफ द लद्दाख अपहेल्ड, उन्होंने कहा क्रिएशन ऑफ लद्दाख को अपने यूनिट टेरिटरी में बल दे दिया, उसको भी उन्होंने वैलिड ठहरा दिया। नॉट नेसेसरी टू लुक इनटू द सेम फॉर द यूटिलिटी ऑफ द जम्मू एंड द कश्मीर सिंस इट इज अ टेम्परेरी, और उसके समतुल्य स्थिति जम्मू एंड कश्मीर की समतुल्य स्थिति के समान नहीं हो सकती, यानी कि दोनों में जो डिस्टिंक्शन करा गया था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड ठहराया। क्योंकि आप देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर को यूनिट लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है, लेकिन लद्दाख को लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दी गई है। इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ऑर्डर दे दिया था कि आपको इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर कब से 30 सितंबर तक, और जो कि इलेक्शन अभी 30 सितंबर तक भारत सरकार ने वहां पर करवा दिए हैं। रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस शैल टेक प्लेस एट अर्लीस्ट, लेकिन
ध्यान रखिए, रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड, जम्मू एंड कश्मीर अभी कैसी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन्होंने कहा इसको जल्दी से जल्दी आप राज्य में परिवर्तित करें। इलेक्शन करवाने की डेट तो डिसाइड कर दी गई है, लेकिन राज्य में परिवर्तित करने की डेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई थी। बोले जल्दी से जल्दी इसको परिवर्तित कर दें। होम मिनिस्टर हो या इंडियन गवर्नमेंट वो कह रहे हैं कि हम जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि हम किस डेट तक देंगे, क्योंकि सारी परिस्थितियों के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको इंडिया की ज्योग्राफी को स्टडी करना पड़ेगा। मैं आपसे फिर कहता हूं, अगर आप ज्योग्राफी स्टडी कर चुके हैं, अगर आप ज्योग्राफी को समझते हैं, तो ज्योग्राफी चांद तारों की गणना नहीं है, ज्योग्राफी यानी कि सब कुछ। अब आप ज्योग्राफी देखिए, इंडिया के वेस्ट में कौन है, पाकिस्तान। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पर कौन है, चाइना। इंडिया के ईस्ट वैसे डिस्टर्ब हो गया बांग्लादेश के साथ, इंडिया का साउथ डिस्टर्ब कर रहा है मालदीव के साथ। इन सारे प्रोसेस के साथ जब हम इतने शत्रु देशों से घिरे पड़े हैं, तो हमको अपने जम्मू एंड कश्मीर, जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के अकॉर्डिंग बहुत वॉलेटाइल स्टेट है, उसको ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट को सारे प्रोविजन करके जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, तब वो स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर को अर्लीस्ट दे देगी। द बेंच प्रोनाउंस द 3 सेपरेट एंड कंकरिंग द जजमेंट। जस्टिस एस.के. पॉल, इनका ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन देख रहे थे। इम्पार्शियल एंड द रिकंसिलिएशन पैनल, उसके लिए इम्पार्शियल और रिकंसिलिएशन पैनल बनाया जाएगा, और कहीं कोई वायलेशन हुआ है तो उसकी स्टडी भी इस पैनल के द्वारा करी जाएगी। अब थोड़ा और आगे की बात करते हैं। तो ये सोवरेनिटी का क्लॉज हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू एंड कश्मीर हेल्ड नो इंटरनल सोवरेनिटी ऑफ द सेक्शन, और जब उसका एक्सेशन भारत में होता है तो उसकी कोई भी इंटरनल सोवरेनिटी अब वहां पे शेष बचती नहीं। और हमने आपसे कह दिया इंटरनल सोवरेनिटी और एक्सटर्नल सोवरेनिटी दो प्रकार की है। घर के एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दी, अगर आपका घर ऑर्डर में नहीं तो समाज में आपका सम्मान नहीं होगा, लेकिन अगर आपका घर ऑर्डर में है तो समाज भी आपका सम्मान करेगा। कोई व्यक्ति आपके घर के आगे से निकलता हुआ अगर घर में झांकेगा तो झांकने से पहले 2, 3, 10 बार सोचेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है उस समाज में। द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्ट द आर्ग्यूमेंट। भैया ये आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो अपने आप में विरोधाभासी है। दैट द आर्ग्यूमेंट ऑफ द merger was necessary for the Jammu and Kashmir to surrender its sovereignty, ऐसा नहीं है था। It noted that the युवराज खान सिंह, जो उस समय वहां के राजा थे, issued the proclamation, उन्होंने उद्घोषणा जारी करी थी युवराज ने, adopting the Indian Constitution के मैं भारतीय संविधान को अंगीकृत करता हूं। उन्होंने अपने आप में स्वयं में उद्घोषणा करी है नवंबर 25, 1949, सही है, और ये उसकी डेट है। तो वो कह रहे हैं कि आपके जो युवराज थे उन्होंने उद्घोषणा करी थी कि मैं भारतीय संविधान को अंगीकृत करता हूं। इट इफेक्टिवली हैड द इफेक्ट ऑफ मर्जर लाइक द एनी अदर स्टेट। अगर ये प्रोक्लेमेशन है जिसमें कहा गया कि मैं भारतीय संविधान को अंगीकृत और स्वीकार करता हूं, तो यानी कि इसका मर्जर दूसरे राज्यों के समान ही भारतीय यूनियन में, इंडियन यूनियन में हुआ है। और मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क दे चुका हूं, इंडियन यूनियन और टेरिटरी में डिफरेंस करके बताइए, और क्या ये आर्टिकल 1 के अंतर्गत ही हमको मिलते हैं। आगे देखिए। अब सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द प्ली टू रिव्यू द आर्टिकल 370 जजमेंट। अब 2024 में फिर से एक प्ली चली गई सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से डिस्कस करा। और जब डिस्कस करा तो वो डेट आ गई थी 22 मई, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपना एक ऑर्डर पास करा। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अपहेल्ड द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370। फिर से इसी ग्राउंड पे पहुंचे और फिर से मुंह की खाई। An event which had led to the reorganization of the full-fledged state of the Jammu and Kashmir to 2 union territories and the diluting of its the special status। उन्होंने पूरा इसको वैलिड ठहरा दिया 2019 का ऑर्डर, जिसमें एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 और राज्य का दर्जा, वहां से राज्य की उपाधि वहां से वापस ली गई, उसको केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित करा गया। अब आपको ये बताना है, अगर किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करा जाएगा तो क्या भारतीय संविधान में पहला उदाहरण था जब पूरे राज्य को केंद्र शासित प्रदेश से परिवर्तित कर दिया गया। और जब किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करा जाएगा तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे आर्टिकल 2 लगेगी, आर्टिकल 3 लगेगी, आर्टिकल 4 लगेगी, या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 4 लगेगा, कॉम्बिनेशन 3 और 4 लगेगा, या तीनों का कॉम्बिनेशन 2, 3 और 4 के साथ यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पे कौन सी आर्टिकल लगती है जब जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड में डिवाइड करा गया, और वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेशन भी करा गया, जिसमें लद्दाख को उससे सेपरेट करा गया। द बेंच ऑफ द 5 जज, देखिए 5 जज की बेंच। और मेरा आपसे क्वेश्चन था, मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन पूछ चुका था कि आपको बताना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे बैठ रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस का कितना होना चाहिए, यानी कि कुल कितने जज कम से कम वहां पे बैठेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ डिस्कस द मल्टीपल पिटीशन। बहुत सारी पिटीशंस आ गई थी, जगह जगह से आ गई थी, सारी सुप्रीम कोर्ट में मंगवाई गई, और अपहोल्डिंग द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 बोल दिया गया। लास्टली बोल दिया गया कौन सा,
22 में 2024 को कि भैया ये जो भी हुआ है ये पूरा वैलिड हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट में हुआ है, इसलिए अब यहां से आर्टिकल 370 के लिए पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आना और आर्टिकल 370 का रीइंस्टेट पुनः स्थापित होना ये भविष्य के प्रश्नों से समाप्त हो चुका है। इसलिए अब आर्टिकल 370 भारतीय संविधान के इतिहास में, भारतीय इतिहास में एक इतिहास का पक्ष बन के रह गई है। इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा है। अगर आपको फिर भी कोई लगता है कोई एस्पेक्ट यहाँ पे करंट अफेयर्स में डिस्कस करने से रह गया तो आप मुझे लिखिए, मैं उसका प्रत्युत्तर आपको दूंगा। अभी के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।